Assalamualaikum, my very dear students of grade 5. I hope you all are fine. The chapter which we have to do for the revision of our second term is air and the atmosphere. It's chapter number 6 from your book, page number 57. And this is the chapter which has been related with your chemistry portion. Okay, last time we have done about as you all know that photosynthesis and respiration and the senses and the sense organs were related with your biology section. As far as the air and the atmosphere is concerned, you all know that the atmosphere in which we are living is actually made up of different gases, or you can say that air is actually a thick layer which is comprised of different gases, and that plays a very important role in order to get prevention, or in order to be remain saved from the ultraviolet rays of the sun. ठीक है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें एक एयर की, एक एटमॉस्फेयर की पूरी थिक लेयर दी है, जिसने एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ को अपने हार्मफुल रेज से बचाया हुआ है, सूरज से आने वाली बहुत सारी ख़तरनाक गैसेस और हार्मफुल रेज जो कि सन की वजह से इस अर्थ को नुकसान पहुंचा सकती थी। हवा या इस एयर या एटमॉस्फेयर की जो मुख्तलिफ़ गैसेस हैं उनकी वजह से हम बहुत हद तक बचे हुए हैं। जो अगर हम सरफेस लेवल, ग्राउंड लेवल या अपने सी लेवल की बात करें तो उस वक्त जो है यहाँ पे हमारी इस वक्त गैसेस या एटमॉस्फेयर या एयर की सबसे डेंस लेयर मौजूद है। जैसे जैसे हम अगर अबव द सी लेवल या अबव द ग्राउंड लेवल जो है अगर हम ट्रैवल करें या इस बात की मालूमात करें तो तकरीबन 500 किलोमीटर ज़मीन से ऊंचाई पर ये डेंस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगती है। एयर का प्रेशर या एयर का जो डेंस लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, और आखिरी एक वक्त ऐसा भी आता है कि 500 किलोमीटर के बाद तकरीबन ज़मीन जो है वो मतलब 500 किलोमीटर की ज़मीन से दूरी के बाद एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलमोस्ट एक वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, उसमें और कोई गैस या एयर मौजूद नहीं रहती है, और बल्कि तकरीबन ज़मीन से 15 किलोमीटर के फ़ासले पर भी ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हद तक कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, और ये मुख्तलिफ़ गैसेस जो हैं वो आपकी हमारे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है 78% नाइट्रोजन, फिर उससे कम है 21% हमारे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेजेस जो हैं वो डिफ़र करती रहती हैं, वेरिएशन होती रहती है। जैसे वाटर वेपर्स वेरिएबल है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और इसी तरह से कुछ और नोबल गैसेस हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जिनको अभी हम आगे जिक्र करेंगे, इनकी भी कुछ परसेंटेजेस होती हैं। तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा कंटेंट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपना जब फूड तैयार कर रहे होते हैं तो उसके हर कंपोनेंट में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से बनती हैं, और अमाइनो एसिड का हर कंपोनेंट जो होता है उसमें नाइट्रोजन ज़रूर लाजमी मौजूद होता है। हमारी भी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन जो है वो एक लाजमी कंस्टिट्यूएंट है, और प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के बगैर नहीं बन सकती। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम ब्रेक डाउन हो जाती है ह्यूमन बॉडीज़, प्लांट बॉडीज़ या एनिमल बॉडीज़, तो जब वो सॉइल का हिस्सा बन जाती हैं, अर्थ का हिस्सा बन जाती हैं, तो वापस से नाइट्रोजन जो है वो इस एयर में शामिल हो जाती है। तो इस तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का। जब ऑक्सीजन एंटर होती है हमारी बॉडी के अंदर तो फूड को बर्न करती है, जिसके नतीजे में लॉट्स ऑफ एनर्जी हासिल होती है, जो कि हमें हर काम करने पर हेल्प करती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम उसको सांस लेने के दरमियान या ब्रीथिंग के दौरान जो है वो हम उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। फिर इसी तरह से प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, उसके लिए वो ऑक्सीजन को इंटेक करती है, और फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन को लिबरेट आउट करती है जब अपना फूड प्रिपेयर करती है। उसके नतीजे में लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वापस एनवायरनमेंट में आ जाता है। अच्छा, रस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जंग लगना, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में आयरन जो है वो रस्ट होता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है।
फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि दिन रात जो है वो उसकी अहमियत है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कंबशन है अगर, तो कंबशन में आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन की मदद से ही कंबशन हो रही होती है। साथ साथ रस्टिंग है वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट आउट करता है, या फोटोसिंथेसिस के नतीजे में लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस और ये हम कह सकते हैं कि इसका रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट आउट हो जाती है। और यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है वो बर्निंग को हेल्प आउट करती है या उसको मज़ीद फास्ट कर सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में कहने का है कि जिस तरह से प्लांट्स हमारी अर्थ को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम और आप जो है वो सांस लेने के दौरान क्या चीज़ मुस्तकिल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट कर रहे हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से इस लिहाज से बेहतर है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो सारी की सारी सन रेज जो है वो आउट हो जाती, या ज़मीन जो है वो वापस रात को बिल्कुल फ्रोज़न बॉल बन जाती। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मेहरबानी है, या उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से रात को भी मौसम एक मॉडरेट रहता है। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 150 सालों से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, व्हीकल्स की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से या मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ गया है और दिन ब दिन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि एक तरह से इसलिए नुकसानदेह है कि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी बर्फ़ पिघल जाएगी, और बर्फ़ पिघलने की वजह से सैलाब आ सकता है, पूरी दुनिया में जो है वो तबाही मच सकती है। तो बहरहाल जाहिर सी बात है क़यामत के करीब ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी, ये सब कुछ होना ही है, लेकिन फिर भी इंसान जिस हद तक कोशिश कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि थोड़ी इनएक्टिव होती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, आर्गन वगैरह मौजूद होती हैं। ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती, यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं, और ना ही आमतौर से ये फ्लेमेबल होती हैं, जलने में मदद देती हैं। हाँ, लाइट होती है हीलियम जैसे, तो ये बलून्स वगैरह, वो जो गैस के बलून्स होते हैं जो ऊपर आसानी से चले जाते हैं, उसमें यूज़ होती है। या फिर एडवर्टाइजिंग साइंस इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल हो रही होती है, जो कि ग्लो करती हैं, ठीक है ना, जब वो जल रही होती हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर दुकानों के बाहर या किसी भी और होटल्स वगैरह में बंद और लाइट ऑफ हो रही होती है, मुस्तकिल ऑन एंड ऑफ हो रही होती है, बल्ब्स जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वो भी इसमें अक्सर जो है वो आर्गन जो है वो गैस यूज़ की जाती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस है। जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रोजन का बताया था कि तकरीबन 80% नाइट्रोजन मौजूद है। ये एक कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ना ही ये कंबशन में हेल्प करती है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, या फिर फैब्रिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और अमोनिया के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन का हर एक कंपोनेंट जो है वो नेचुरली हमारे कहाँ पर प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड से मौजूद होता है। और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस से तो हम इनकार ही नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन गैस के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। तकरीबन 21% ऑक्सीजन मौजूद है। ये एक हैवी और कलरलेस गैस है, ठीक है ना, और जो है लेकिन इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और हर जिंदा जानदार चीज़ को ऑलमोस्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बेसिक उसकी नेसेसिटी या नीड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। ओके, इसको मज़ीद हम इंशाल्लाह क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।